बहुत शुक्रिया सरवनकर जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है। सबसे पहला सवाल तो इस वक्त यही है, एक तरफ दिल्ली में आपके शिंदे गुट के और बीजेपी के बीच एक फॉर्मूले की बात की जा रही है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आपका जो गुट है इस वक्त कहां खड़ा है? कोई गुट नहीं, हम लोग शिवसेना ही है, गुट वोट कुछ नहीं है। और हम लोग कहाँ है वो आपको पता है? सर मैं रणनीति के लिहाज से आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। नहीं, रणनीति एकनाथ शिंदे जी बताएंगे। हम लोग तो एमएलए है, हम लोग उनको सारे अधिकार दिए, तो वो बताएंगे रणनीति क्या है। वो उद्धव ठाकरे द्वारा एक बहुत ही इमोशनल चिट्ठी लिखी गई है, उम्मीद है आपने देखी होगी वो चिट्ठी, सुना है उस चिट्ठी के बारे में सर? नहीं, कोई खास सुना नहीं, लेकिन सर मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि शिव सैनिक विधायक भाइयों और बहनों, जय महाराष्ट्र। आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं, आपके बारे में रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, आप में से कई लोग संपर्क में भी हैं, आप सभी दिल से शिवसेना में हैं। आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने मुझसे संपर्क किया है और अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। शिवसेना के परिवार के मुखिया के तौर पर मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे उद्धव ठाकरे से? नहीं, कोई फंसे तो नहीं है, हम लोग सब राजी खुशी से आ गए इधर, एकनाथ शिंदे जी के साथ है। और उसकी वजह ही उद्धव साहब को पता है कि हम पिछले 2.5 साल से हमारे जो मतदाता है बहुत हर तरह के प्रॉब्लम लेके जाते थे सरकार के पास, कुछ काम नहीं बनता था, मतदाता नाराज थे। आज जरूरत थी कि उनको जो हमने वादे किए वो पूरे करने की, लेकिन उसमें से कोई काम होने का नाम नहीं ले रहा था। आप कह रहे हैं कि काम होने का नाम नहीं ले रहा। आपकी उद्धव ठाकरे से, सीएम उद्धव ठाकरे से क्या कोई संवाद हुआ? जब से एकनाथ शिंदे ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, उसके बाद कोई संवाद हुआ है आपके खेमे का उद्धव ठाकरे से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अभी भी आपको क्या अभी भी वो तो कह रहे हैं अभी भी दरवाजे खुले हैं, आपकी तरफ से दरवाजे खुले हैं कि नहीं उनके लिए? नहीं, हम लोग शिव सैनिक है, आखिर तक शिव सैनिक रहेंगे। बाला साहब हमारे दैवत है, उद्धव जी भी हमारे नेता ही है, तो वो सवाल किधर आता है? तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत क्या है? हम लोग अभी हमारे जो मतदाता को हमने प्रॉमिस किया था, हमारे यहाँ की जो समस्या ये थी वो उलझाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। और शिंदे साहब ने हमें प्रॉमिस किया है कि आपके मतदार में जो जो छोटी मोटी समस्या है वो हम हल करेंगे। आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी द्वारा आपको एश्योर किया गया है कि जो मतदाताओं की समस्याएं हैं वो सुलझाई जाएंगी। जो आपके क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप असम में बैठकर कैसे मतदाताओं की समस्याएं जो हैं वो सुलझाएंगे, आपकी जरूरत तो महाराष्ट्र में है। ये 2-4 दिन की बात है, हम लोग हमेशा के लिए नहीं आए, 2-4 दिन की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है वो सारा ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं 2-4 दिन बाद आपकी वापसी हो जाएगी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हम लोग कल भी जा सकते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन जब भी शिंदे साहब बोलेंगे तभी हम लोग जाएंगे, आज तो नहीं है। महाराष्ट्र आने में, मुंबई आने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या किसी तरह का डर है? जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसे लेकर? कोई डर नहीं, हमारी फैमिली वहां ही, मेरे बच्चे लोग वहां है, सब कुछ वहां है, कोई डर वर कुछ नहीं। पता ऐसा है मैडम कि हम लोग क्यों आए, क्यों नाराज है, हमारे जो मतदाता है उन्हें पता है कि 2-2.5 साल जितने भी प्रॉब्लम थे, हमारे यहाँ बहुत बड़ी तकलीफ ये है कि कोई रोड बनता है, कोई विकास का काम होता है, वहाँ जो बाधित लोग होते हैं उनके लिए उनको संभालना, उनको आधार देना गवर्नमेंट ने, ये जरूरी होता है। लेकिन उनको रोड पे रख के हम लोग आए। आज हजारों फैमिली जो वर्ली शिवड़ी उरन जो रास्ता बन रहा है, उसमें से हजारों फैमिली आज रोड पे है। सरकार को जाके बोल के भी कुछ फायदा नहीं है, तो क्या करें एमएलए? तो ये बताइए सरवणकर जी, आपकी नाराजगी उद्धव ठाकरे से है या आपकी नाराजगी जो महा विकास आघाड़ी के दूसरे दल हैं, चाहे वो कांग्रेस और एनसीपी हो, उनसे है? नाराजगी किससे है? हमारी नाराजगी उद्धव साहब से बिल्कुल नहीं है। बाला साहब ठाकरे ही हमारे दैवत है। हम जो काम लेके जाते थे हमारा मतदाता का, उसमें से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले हैं, हमारे यहाँ जितेंद्र आव्हाड जी थे,
एक भी काम नहीं करते थे। कोई विकास का काम चालू है, टेनेंट अगर बाहर है 4-4 साल और स्कीम चालू हो जाती है तो ये जाके उनको स्टे दे के काम रुकाता था। हमने हाथ पांव जोड़ के उनको बताया कि भाई 4-4 साल टेनेंट बाहर है, उनको रेंट नहीं मिल रहा है, अभी काम चालू हुआ है, कोई वजह नहीं और रुकाने का, तो भी ये रुकाता था। बाद में हम लोग कोर्ट में जाके, राउतवाड़ी का ये मसला है, तो बाद में हम लोग कोर्ट में जाते थे, कोर्ट से वो हटाना पड़ता था। तो गवर्नमेंट में रह के क्या करें हम लोग। ठीक, आपने कहा कि आप मतदाताओं को लेकर चिंतित हैं। आपने ये भी कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे के साथ आपके कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन फिर ये जो धमकियां मिल रही हैं कि मुंबई आकर दिखाओ या एयरपोर्ट से नहीं निकलने देंगे, जिस तरह की बयानबाजी हुई है वो किसके बिहाफ पर ऐसा है कि हम लोग भी शिवसैनिक ही है, इसका मतलब आप जानते हो, मुझे और बताने का जरूरत नहीं। जब भी हमको जरूरत लगेगी तो हम मुंबई में जाएंगे, जो काम करना है वो करेंगे। आप कह रहे हैं कि जब आपको जरूरत लगेगी, लेकिन आपके मतदाता इस वक्त, क्योंकि आपने कहा कि आप वोटर के लिए काम करना चाहते हैं, उसकी आपसे उम्मीदें हैं, ये वोटर का काम तो महाराष्ट्र जाने पर ही होगा। नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे यहाँ पुरुषोत्तम वाड़ी करके है, जनार्दन अपार्टमेंट, 160 घर आज खाली करने के लिए पुलिस और ये महानगर पालिका आई है। मैं यहाँ से उनका सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा हूँ। गवर्नमेंट उसको कोई हेल्प नहीं कर रहे। 160 फैमिली है, सब रोड पे आ रहे हैं, पुलिस उसको खाली कर रहे हैं। हम मिनिस्टर को सबको बोल के थक गए, अभी नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ से भी वो काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप अपने लेवल पर एक इंडिविजुअल के तौर पर यहाँ उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन 160 फैमिलीज की, लेकिन पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है इस समय जो महाराष्ट्र में संकट? आप ये तो मानेंगे महाराष्ट्र में इस वक्त जो मौजूदा सरकार है वो अल्पमत में है, उसके पास नंबर नहीं है। बराबर है, नहीं है। मेरे पास और भी बहुत समस्या है। जहाँ हमारा सेना भवन खड़ा है उसके बाजू में करीबन 10 बिल्डिंग ऐसी है जहाँ 5000 फैमिली रहती है। 10 साल से वो प्रोजेक्ट ऐसा ही रुका है, फैमिली को रेंट नहीं मिल रहा है। हम गवर्नमेंट के पास 50 लेटर लिखाए, हमारे जो मंत्री जी है अवार्ड जी, एक लेटर का जवाब नहीं, उसको कोई रास्ता नहीं। आप कह रहे हैं 10 साल से वो प्रोजेक्ट फंसा हुआ है सर, इससे पहले तो बीजेपी के साथ ही थी ना आपकी सरकार सर। नहीं तो तभी हमको कोई ना, हमारे उद्धव साहब जब भी सीएम बने तो सबको लगा कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन कहाँ न्याय मिला। हम बीजेपी में थे या और किसी के साथ थे तभी किसी को ठीक है, लेकिन उद्धव साहब बनने के बाद वो लोग को थोड़ा आशा बढ़ गई कि भाई हमारा हो जाएगा अभी, लेकिन कुछ नहीं। ये भी चीज लेके हम लोग सरकार के दरबार में गया, बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज वो लोग को क्या बताऊं मैं, क्या मुंह दिखाऊं। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो थे, सीएम उद्धव ठाकरे जो थे, वो एनसीपी और कांग्रेस की गिरफ्त में थे, इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले रहे? कोई एनसीपी वाला नहीं, कोई में एनसीपी वाले जो मिनिस्टर थे जितेंद्र आव्हाड जी, वो सुनते ही नहीं थे ना, सुनते ही नहीं थे, सिर्फ मीठी मीठी बात करने का। और हमारे यहाँ हम लोग कैसे शिवसेना कैसी डैमेज होगी, शिवसेना कैसी खत्म होगी, उसका प्लानिंग उनका चल रहा था। सरकार अल्पमत में आपके पास कितना नंबर है? आप ये दावा करें कि मौजूदा सरकार अल्पमत में है, आपके पास कितना नंबर है? हम तो सेना के 42 एमएलए है यहाँ, बाकी अपक्ष है। आप कह रहे हैं कि शिवसेना के ही 42 एमएलए जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं? हाँ हाँ। और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो आपके साथ एमएलए हैं उनमें से कई एमएलए जो हैं वो इस वक्त उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, उन्हें क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, एक भी नहीं है, सिंगल नहीं। नाम बताइए, सिंगल नहीं तो हम 42 का नाम बताते। अच्छा, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा झांसा देकर आप वहां ले जाया गया, गुवाहाटी ले जाया गया एमएलए को, उस पर क्या कहेंगे? कोई झाका वाका नहीं। ये मैं यहाँ आने के बाद, मतलब आने के पहले दिन मैं सेना भवन में आंदोलन करता था, मैं दूसरे दिन चला आया। इसका मतलब ये है हमको किसी ने फंसाया नहीं, हम लोग खुद आ गए, क्योंकि हमारा जो मतदाता है उनके जो प्रॉब्लम है वो हमको इम्पोर्टेंट लगे। आप मतदाता की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, अब आगे का रास्ता, अगर ये मौजूदा संकट है, आप कह रहे हैं, आप दावा करें कि मौजूदा सरकार इसमें अल्पमत में है, तो जनता का काम हो सके, अब आप सत्ता परिवर्तन को ही ओनली सोल्यूशन मानते हैं? पहला सवाल तो मेरा इस सिलसिले में आपसे ये है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर पहली गवर्नमेंट है
वो गवर्नमेंट अगर कुछ काम नहीं कर रही है, हमारा सारा फोकस हमारे काम के ऊपर है। हम लोग यही बोल रहे थे, अगर जिस पार्टी राष्ट्रवादी अगर सेना खत्म कर रही है तो उनको छोड़ना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि राष्ट्रवादी एनसीपी आपकी पार्टी को क्यों खत्म कर रही है? आपके साथ तो साझीदार है ना वो। कर रहे हैं ना, 2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं, खत्म ही कर रही है जी। 2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं। आप ये बोलिए, ये बताइए कि अब बीजेपी के साथ आपकी बातचीत हो गई है? क्योंकि दिल्ली में फॉर्मूले की बात की जा रही है, लगातार चर्चा हो रही है। हमें ऐसा, हम लोग मैं एमएलए हूँ, मेरा मतदाता का जो मतलब काम होना चाहिए, ये जो हमारा पक्ष है वो जो पूरा करेगा उसके साथ हम लोग रहने का सोच रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है बीजेपी वो जो आपके जिन मतदाताओं की चिंता आप जाहिर कर रहे हैं, वो उन मतदाताओं की चिंताओं को बीजेपी दूर कर सकती है, ऐसा लगता है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग चुनाव उनके साथ ही लड़ा था, उनके साथ ही काम करना जरूरी था, लेकिन पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने जो आदेश दिया, इसलिए हम लोग कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गए। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने हमको फंसाया है, हमारी काम नहीं बनने देता है। हम लोग के यहाँ बहुत प्रॉब्लम खड़ा किया है उन्होंने जानबूझकर। आप ये बताइए कि आप ये जो जिन 42 विधायकों की आप बात कर रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या है? ये क्या करेंगे? ये सारे एमएलए है, आगे 2.5 साल अच्छा काम करेंगे और दोबारा चुन के आएंगे, और क्या है। बीजेपी के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। अभी जो एकनाथ शिंदे जी जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन। बीजेपी के नेताओं से सदा सरवणकर जी बात हुई है आपकी? चलिए, उनका संपर्क हमारे साथ इस वक्त टूट गया है, लेकिन कई और खास मेहमान हमारे साथ है। कई बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो थे वो लगातार अड़ंगा डाल रहे थे, काम नहीं करने दे रहे थे। इंतखाब फारूकी, हालांकि ये सवाल मैं विद्या चौहान से लेना चाहती थी, उन्होंने सीधे तौर पर उंगली एनसीपी पर उठाई है और एनसीपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है, सीधे तौर पर आरोप लगाया। लेकिन इंतखाब फारूकी, जो बातें अभी उनके द्वारा, सदा सरवणकर द्वारा रखी गई, उनमें दो बातें साफ हैं। एक तो उन्हें लगता है कि उद्धव ठाकरे जो थे वो माफ कीजिएगा, एनसीपी और कांग्रेस की गिरफ्त में थे, और दूसरा महाविकास आघाड़ी जिस वोटर ने उन्हें चुनकर भेजा उसके काम नहीं कर रहा था। अदिति जी, देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज, जब कुछ दिनों से महाराष्ट्र की जो राजनीति है, जो हलचल में थी, आज आधी रात को जिस तरीके से मीटिंगें चल रही है गुवाहाटी में, ये सारी चीजों का जो रिजल्ट है ये अभी निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। जिस चीज के लिए ये रचा गया था, ये सारी चीजों को कि उद्धव साहब कह रहे थे आप आइए मिलेंगे, और सब चीजों के लिए ना किया जा रहा था, अब ये रिजल्ट के तौर पर सामने आ रहा है। अब ये लोग जो भी कुछ भी बातें कहे, हमें क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ गई है कि इनके मन में क्या था और ये किस वजह से यहाँ जाकर और गुवाहाटी में जाकर बैठे। रही बात दूसरी, जितने भी आरोप है ये लगा रहे कि हमारा काम नहीं किया जा रहा था, हमसे काम। मुंबई और महाराष्ट्र में जो बीएमसी के जो अफसर है शिवसेना का, मैं आपको एक चीज बता दूं कि शिवसेना का जो काम पहले होता है। सरवणकर जी दोबारा से जुड़ गए हैं। सदा सरवणकर जी, वही सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जो 42 विधायक हैं, इनका फ्यूचर किसी पार्टी में मर्जर है, अलायंस है, क्या है? आपकी बात तो हुई होगी एकनाथ शिंदे जी से, उन्होंने आपको बताया होगा, आप सभी एमएलए को बताया होगा कि क्या क्या ऑप्शंस आपके खेमे के पास इस वक्त हैं। नहीं, हम लोग शिवसैनिक है, शिवसेना में ही रहेंगे। हम लोग फ्यूचर शिवसेना का है, वही हमारा फ्यूचर है। तो आपके नेता कौन है? एकनाथ शिंदे आपके नेता है कि उद्धव ठाकरे आपके नेता है? हम सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी को दैवत मानते हैं, उद्धव साहब का आदर करते हैं, और एकनाथ जी शिंदे हमारा नेता है। उद्धव ठाकरे आपके लिए कौन है फिर? उद्धव ठाकरे आपके नेता नहीं है? उद्धव ठाकरे भी हमारे नेता ही है ना। उद्धव ठाकरे भी हमारा नेता है, उन्होंने कभी गलत नहीं किया, ना कभी बात किया गलत, ना कुछ किया। हमें तकलीफ दिया ये राष्ट्रवादी ने, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि राष्ट्रवादी छोड़ो, बाकी सब कुछ चलेगा। तो काम नहीं कर रहे, काम करने नहीं। जी जी जी, आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी की तरफ से सारी तकलीफें जो थी, दिक्कतें जो थी, वो क्रिएट की गई। ये जो बयानबाजी हुई संजय राउत की तरफ से, ये जो शव तक बात पहुंच गई कि शव आएंगे, इस सारी बयानबाजी को आपका खेमा कैसे देखता है? क्या ये धमकी है, ये गुस्सा था, ये क्या था? हताशा थी, हार का डर था, क्या था ये? नहीं, अभी उनकी आदत है, आपको पता है, लेकिन
ये राउत जी जहाँ सामना में बैठते हैं वहां ही मैं रहता हूँ, उसके बाजू में ही। सामना जो बिल्डिंग बनी वो मैंने बनाई, वो कम्युनिस्ट का कार्यालय था, और वहां से लड़ाई करके हमने वो सामना के बिल्डिंग बना के वहां टैंकर से पानी दिया है। तभी ये राउत साहब नहीं थे वहां। राउत साहब 2002 के बाद आ गए। मैं 79 से वहां हूँ, शाखा प्रमुख करके काम कर रहा था, और आज राउत हमको धमकी देंगे तो कौन सुनने वाला है? तो धमकी, आपको लगता है धमकी क्यों दी जा रही है? वो धमकी है क्या, वो आप देख लीजिए, आप अच्छा तरह से नहीं, आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। भाई पुराने शिव सैनिक हैं, ठोकशाही की तो बात की जाती है ना जब शिवसेना की बात की जाती है। देखो उनकी आदत से मजबूर है, उसको आप क्या कर सकते हो? तो आपके खेमे में क्या गुस्सा भी था? उन्होंने कहा कि हमारा तो सिर्फ एक ही बाप है। वो जो बाप तक पहुंच गए, वो इस तरह के शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, उस पर आप लोगों का रिएक्शन क्या था? नहीं, उनकी संस्कृति है, हमारे ये बाप माँ बाप निकालने की हमारी संस्कृति नहीं, ना हमें बाला साहब ने ये सिखाया है। तो संजय राउत ये खुद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं संजय राउत इस तरह के स्टेटमेंट्स? अभी संजय राउत, दुनिया बोलती है वो सेना का आदमी कम और राष्ट्रवादी का ज्यादा। शरद पवार ने आधी शिवसेना खत्म की, ये पूरा करने का इनका प्लानिंग है। तो आप ये कह रहे हैं संजय राउत शिव सैनिक नहीं है? नहीं, शिवसैनिक नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सेना को आज तक तकलीफ इनके वजह से हुआ। आज जो बची बुच्ची शिवसेना है वो खत्म करने का काम राउत साहब कर रहे। संजय राउत को कुछ कहना चाहेंगे आप? आप कह रहे हैं आधा काम शिवसेना को खत्म करने का किया एनसीपी ने, और दूसरी तरफ जो बची कुची शिवसेना है उसे संजय राउत खत्म करना चाहते हैं। उसके पीछे संजय राउत की क्या मंशा है? राष्ट्रवादी को हेल्प करना। इसका कोई आधार है जब आप ये कहते हैं कि संजय राउत राष्ट्रवादी कांग्रेस को हेल्प करना चाहते हैं? बहुत आधार है। आज तक देखिए, ऐसे जब मसले बनते हैं या घटना बनती है, तभी उसमें पैर से बैठ के रास्ता निकाल सकता है। किसी का शव लेके नहीं होता है, तो उनको क्या करना है इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना। उनको अगर सुधारना है तो इस ढंग की बात नहीं करेंगे। हम भी शिवसैनिक गए, तू जिस ये हमारे बड़े साहब, मतलब ये राउत साहब, ये जो बात कर रहे हैं ये भाषा हमको भी आता है। तो दुख होता है आपको कि आप पुराने शिव सैनिक हैं और इस तरह की बयानबाजी हो रही है जब एक तलखी है दो खेमों के बीच में? अभी पिछले 2.5 साल 3 साल से हमने देख रहे हैं, वो स्टाइल है उनका। उन्होंने कभी रोड पे आके काम नहीं किया है। हम रोड पे काम किए हैं, कभी ऑफिस में बैठे नहीं है। ये ऑफिस में बैठ के पेपर लिख के वो काम करने वाले हैं, तो उनको ये सारा जबान उनको अच्छी चलती है, लेकिन काम तो कुछ नहीं होता है। ना संगठन के लिए कोई आंदोलन किया है, कुछ नहीं किया उन्होंने। सर वणकर सर, पता नहीं आपने गुवाहाटी में उनकी कितनी धमकियां सुनी है। मैं चाहूंगी एक बार आप सुने और उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। आप सुनिए जरा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, कोई एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपका रिएक्शन लूंगी। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए जी। वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे? शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। हे जे 40 लोक तिकडे ते आहेत ना, हे जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल। हे चाळी चोर एक कायमचे मातीत गाडले जातील आणि शिवसेनेमध्ये ही कीड कायमची संपून जाईल। माझी गावची वडिलोपार्जित जमीन जप्त केली काही कारण नसताना, तो उनको 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। कल परसों ने 11 तारीख तक उनको आराम करना है। अगर महाराष्ट्र में होते तो कौन से भी बिल से महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती। मुंबई में आना होगा, उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। लोड
टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होती। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। हमारी शिवसेना ही हमारी माँ है, उसके ऊपर कोई खंजीर खुपसता है तो उसको छोड़ेंगे। सदा सरवनकर जी, आपने सुना आदित्य ठाकरे कह रहे थे भगोड़े। आदित्य ठाकरे कह रहे थे अगर शिकायत थी तो यहां रहते, भागते नहीं। देखिए, ये सारा शिवसेना स्टाइल है और हम बोला है ना, मैं 17 में शाखा प्रमुख बना, वहां से आज तक करते हैं। ये सारा भाषा में सुनते आया हूँ। मतदाता जो है उनके सामने ये लोग कोई गए नहीं है, उनका सुख दर्द कोई सुना नहीं है। ये सिर्फ भाषण करने वाले लोग हैं। उससे कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं ये भाषण करने वाले लोग हैं, लेकिन ये जिस तरह की भाषा है, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। आपने ये भी सुना शव की बात की गई, जमीन में गाड़ने की बात की गई। ये इस भाषा तक नौबत आ क्यों गई? इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके हाथ से सारा कुछ गया, अभी बचा है वो बात वो कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो अब वोटर आपको देख रहा है इस वक्त, आप उससे क्या कहेंगे कि आपकी वापसी कब तक होगी? नहीं, हम तो 2 दिन में आने वाले हैं। हम मतदाता को यही बोलेंगे कि हमारी जो लड़ाई है आपके काम के लिए है। बहुत से काम जो हम लोग सरकार के पास लेके थे, ना उसका कोई लेटर देते थे, ना कोई जवाब था। 2.5 साल राह देखते कंटाल के आपके काम के लिए, आपका जो हर समस्या है वो छोड़ने के लिए हम लोग शिंदे साहब के साथ दिए है। सदा सरवनकर जी, आप लगातार हमारे साथ रहिए क्योंकि आप लगातार वोटर को एड्रेस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। एक और स्टेटमेंट आया संजय राउत का, बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। संजय राउत ये कह रहे हैं अब्दुल सत्तार कौन सा हिंदुत्व सिखा रहा है, ये संजय राउत कह रहे हैं। बड़ा बयान है संजय राउत का, मुंबई में उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। अब्दुल सत्तार कौन सा हिंदुत्व सिखा रहा है, ये पूछ रहे हैं संजय राउत। विधायकों को गुवाहाटी में बंधक बनाकर रखा गया है, धोखा देने वालों का कोई भविष्य नहीं होता, ये संजय राउत कह रहे हैं। बहुमत है तो फिर सामने आओ, छिपे क्यों हो, ये सवाल पूछ रहे हैं संजय राउत। बस और कुछ बचा नहीं इसलिए बोलते हैं। अभी सत्तार सब उनके साथ थे ना, 2.5 साल थे ना, तभी नहीं पूछा। वो पूछ रहे हैं कि अब्दुल सत्तार कौन सा हिंदुत्व सिखा रहे हैं। तो इधर कोई हिंदुत्व सीखने के लिए आए नहीं हम लोग। हम तो कट्टर हिंदू है। बाला साहब का हिंदुत्व हम जानते हैं, वो सीखने के लिए नहीं आए हम लोग, हिंदुत्व बचाने के लिए हम लोग आए। लेकिन उद्धव ठाकरे तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो उनके मार्गदर्शन में सुरक्षित था, हिंदुत्व को कोई खतरा था ही नहीं, हिंदुत्व की राह पर ही वो आगे बढ़ रहे थे। अयोध्या विजिट की बात वो कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग भी अयोध्या थे। मुझे ऐसा लग रहा है उनकी जो बातें हैं उनसे पूछना चाहिए वो लोग क्यों बोला। उनकी हर बात पे मैं बोलना, मैं एक सादा कार्यकर्ता हूँ, कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो मतदाता है, मेरे यहाँ की जो समस्या है वो छूटना चाहिए। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। नहीं, आप मतदाता की बात तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है, जब आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो आपको क्यों लगता है कि हिंदुत्व से भटक गए उद्धव ठाकरे? क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि शिवसेना का जो हिंदुत्व है, बाला साहेब का जो हिंदुत्व है, वही उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का भी हिंदुत्व है, वो ठाकरे फैमिली का हिंदुत्व है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ जो समस्या है उसमें ज्यादा समस्या जो रोड बनती है, वो रोड में जो बाधित लोग होते हैं उनको घर देना जरूरी होता है। अगर कोई बिल्डिंग है वो अगर C1, इसका मतलब डेंजर बिल्डिंग अगर घोषित होती है तो उनका किधर भी घर देना जरूरी होता है। 2.5 साल से ये सारे प्रॉब्लम के लिए मैं भागदौड़ कर रहा हूँ। कामगार नगर है, वैसे जनार्दन अपार्टमेंट है, वैसे और सारी बिल्डिंग है, उनके लिए कोई घर नहीं था इनके पास। लेकिन माहिम किले में जो मुस्लिम लोग हैं उनको 8 दिन में 500 जन को चाबी दिया
ये कहाँ का हिंदुत्व है? ये कौन सा भाषा में बैठते? 500 के 500 मुस्लिम है, उनको उन्होंने घर दिया, उनके लिए घर था। ये लोग 2.5 साल से रोड पर है, आज संसार उनका बारिश में, उनके लिए घर नहीं था। तो ये कहाँ का हिंदुत्व है? बताएंगे आप? पूछ लीजिए उनको। तो आप क्या कह रहे हैं कि शिवसेना ने अपीजमेंट शुरू कर दिया था? नहीं, शिवसेना ने एक जो पहला बात बोला, मैं रोड में है, कोई डेंजर बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट पूरा है, उनको घर की जरूरत थी। वो 10-10 साल से घर करके वहां परेशान है। और जो माहिम किला में 500 के 500 मुस्लिम है, उनको घर दे के माहिम किला क्लीन करने का है, उसके लिए चाबी कहां से आई? वो 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं। 4-8 दिन पहला वो चाबी बांटप वार्ड ऑफिसर के हाथ से किया गया। तो ये हिंदू नहीं है, तो इनको अगर हिंदुत्व का क्यों सारा बात कर रहे हैं ये लोग? हिंदू का आज तक चाबी नहीं मिली, ये लोग को कहां से मिले? और माहिम किला ब्यूटिफिकेशन आज ही जरूरी नहीं थी, वो कल भी कर सकते थे। लेकिन आज भी जिसका भी बिल्डिंग डेंजर डिक्लेयर किया है, जो रोड में जा रहे हैं, उनका संसार रोड पे है वो, लेकिन वो हिंदू है, उनको नहीं दिया घर। जो मुस्लिम है उनको पहला दिया। और माहिम किला इतना क्या जरूरी था? अच्छा, अब ये बताएं कि आप समझ सकते? जी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्या? ये हिंदू तो इनके साथ असलम शेख करके हमारे मुंबई के नेताजी है, उन्होंने आके ये सारा मुस्लिम लोग को चाबी दे दिया। हमारे हिंदू के लिए हम लोग गवर्नमेंट के पास गए, ये हमारे जो अवार्ड साहब है उनके पास गए, तो उनके पास कोई घर नहीं था, मुस्लिम के लिए तुरंत मिल गए। ये हमारा हिंदुत्व है। ये जो बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं ना हिंदुत्व की, उनके लिए ये हिंदुत्व है। तो आप कह रहे हैं देना नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो हिंदू लोग आज रोड पे है, करीबन 3000 फैमिली आज रोड पे है, उनके लिए उनके पास घर नहीं, ताकि बाजू में सेंचुरी मिल में कम से कम 600 घर खाली है, देने के लिए हम लोग बोला, वो नहीं माना है किसने भी। और ये लोग के लिए तुरंत चाबी मिल गई। ये कैसा हो सकता है? ये हिंदुत्व है क्या इनका? तो इसके लिए उद्धव ठाकरे की लीडरशिप को आप जिम्मेदार ठहराते हैं कि हिंदुत्व के जो ये जो हमारा गवर्नमेंट है राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ, वो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ठीक, लेकिन 2.5 साल तो आप भी थे ना सर उनके साथ? हाँ, तो 2.5 साल कोरोना में थे, और ये सारा लोग के लिए हम लोग बहुत कुछ कोशिश किया, बहुत लेटर, 50 लेटर लिखा है, कोई जवाब नहीं, कोई मीटिंग नहीं। तो और क्या कर सकते हैं? कितना देर तक रुकेंगे? 5 साल? और उसके बाद मतदाता के सामने हम लोग कैसे जा सकते? तो आपने उद्धव ठाकरे से उनसे आपकी लास्ट मीटिंग कब हुई? नहीं, उद्धव साहब को भी हमने जाके बोला। उद्धव साहब ने, ये जो मिनिस्टर है जितेंद्र आव्हाड, उनसे भी बात किया, लेकिन कुछ जवाब नहीं मतलब करता हूं करके कुछ नहीं किया आज तक। तुरंत चाबी माहिम का किला है, उसमें जो मुस्लिम है उनको दे दिया। ये हिंदुत्व है, वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, तो इसमें दिक्कत उद्धव ठाकरे, सीएम उद्धव ठाकरे की लीडरशिप है? बिल्कुल नहीं थी। ये जो उद्धव साहब की बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, ये जो कांग्रेस राष्ट्रवादी है, ये लोग की दिक्कत थी। इसलिए हम लोग बोल रहे छोड़ दो उनको। इनका ये अगर हिंदुत्व है तो क्या करना है इनके साथ? अच्छा, अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि वो महाविकास आघाड़ी छोड़ देंगे, हालांकि वो ऐसा करने के मूड में इस वक्त नहीं है, तो आपके दरवाजे भी खुल जाएंगे उनके लिए? जरूर। और इससे कम अगर वो कहते हैं कि जो आपकी ग्रीवेंसेस है वो उन्हें सुलझाने के लिए तैयार हैं, उन्हें एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, आप आ जाइए, बात कर लीजिए, उसके लिए क्या आप तैयार होंगे? हम लोग 2.5 साल तो देखा, उद्धव साहब के साथ भी बैठा, उद्धव साहब को भी पता है ये सारी बात लेके। एक भी बात ऐसी नहीं है, मैंने जितने भी बोले वो सारे प्रॉब्लम हमने उद्धव साहब को बताया है। उद्धव साहब ने भी कोशिश किया, लेकिन ये मंत्री महोदय नहीं सुन रहे। उनको माहिम किला तुरंत याद आता है, वहां के मुस्लिम याद आते हैं। ये जो शिवसेना में इस वक्त संकट है, ये कैसे समाधान इसका निकलेगा? अभी हम भी शिवसेना में ही है, ये सारा हमारा नहीं, आप भी कह रहे हैं शिवसेना में है, एकनाथ शिंदे गुट भी कह रहा है हम शिवसेना है, उधर उद्धव ठाकरे गुट भी कह रहा है हम शिवसेना है। क्या हमारे दैवत हमने बोला बाला साहब है, इसका मतलब हम लोग शिवसेना ही है। नहीं, बाला साहेब की विरासत को तो हर कोई क्लेम करना चाह रहा है सदा सरवणकर जी,
लेकिन claim असली नहीं है, हम उसको मानते हैं, भगवान मानते हैं। नहीं, वो तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं ना कि बाला साहेब की शिवसेना है, और ये एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं बाला साहेब के हिंदुत्व की जीत है। अगर ये आघाड़ी काम नहीं करेगा तो कितना दिन उनको लेके बैठेंगे? आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन में मुंबई वापस आ जाएंगे आप? आएंगे, हम लोग आ जाएंगे। और वापस सत्ता परिवर्तन होगा, जब आप वापस लौटेंगे क्या करेंगे? राज्यपाल अभी को वो चिट्ठी देख लिखेंगे, लेंगे, क्या करेंगे? लेकिन हम लोग मुंबई आने वाले हैं। सदा सरवणकर जी, आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, अभी शिंदे साहब जो रास्ता दिखाएंगे, जो निर्णय लेंगे, वो ये निर्णय हमें मंजूर है। उद्धव ठाकरे की लीडरशिप को लेकर आप क्या कहेंगे? एज अ चीफ मिनिस्टर उन्हें कैसे आप रेट करते हैं? क्या दिक्कत रही उनके साथ आपको? नहीं, हमारी उनके साथ कुछ भी दिक्कत नहीं है। उद्धव साहब बढ़िया अच्छा ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ना ऑफिसर सुन रहे थे, ना गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है वो नहीं सुन रहे थे। इसलिए हमारी जो मतदाता की अपेक्षा थी या उनके प्रॉब्लम थे वो नहीं सॉल्व हो रहे थे। आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे की ना तो मिनिस्टर सुन रहे थे, ना ब्यूरोक्रेट सुन रहे थे। इस वक्त तो उद्धव ठाकरे की आप भी नहीं सुन रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं मुंबई आ जाइए, बात करूंगा मैं। हमारी कमिटमेंट हमारे जो मतदाता है उनसे भी है, उन्होंने हमको चुन के दी है। सर कमिटमेंट तो आपका अपने मतदाता से है, बहुत अच्छी बात है। एक जनप्रतिनिधि में ये भाव होना चाहिए, लेकिन जिसके लिए कमिटमेंट है आप तो स्टेट में भी नहीं है ना सर। बीते एक हफ्ते से आप तो स्टेट में भी नहीं है। जिस मतदाता की आप बात कर रहे हैं और वो मतदाता जिस स्टेट में रहता है आप वहां नहीं है। नहीं, हम वो 4 दिन के लिए 8 दिन के लिए हम यहाँ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ मैंने बताया ना अभी 160 घर खाली कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के उनका प्रॉब्लम जो है वो खत्म किया। गवर्नमेंट ने कुछ भी हेल्प नहीं किया। हम लोग गवर्नमेंट के पास गए थे कि भाई इनको ट्रांजिट दे दो, अभी घर खाली कर रहे पुलिस, बीएमसी, ये धोखादायक बिल्डिंग है, लेकिन नहीं हेल्प हुआ। रास्ता हमने ढूंढा और यहाँ बैठ के हम लोग को पूरा किया और करेंगे। क्या ये कह सकते हैं कि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच एक सहमति बनती दिखाई दे रही है इस वक्त? आपको बीजेपी में उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको एनसीपी से प्रॉब्लम है, आपको कांग्रेस से भी प्रॉब्लम है, आपको मौजूदा शिवसेना जो है, आप कह रहे हैं उद्धव साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन संजय राउत जो है जो बची खुची शिवसेना है उसे खत्म कर रहा है। तब तो सिर्फ एक ही पार्टी बचती है आपके लिए। कि हम लोग बीजेपी के साथ ही इलेक्शन लड़े तभी हमारे साथ बीजेपी ही थी, और बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बने, ये हमारा सब एमएलए जो थे उनके दिल में था। लेकिन बड़े साहब ने, उद्धव साहब ने ये महाआघाड़ी बना ली, हम लोग वो भी स्वीकार किया। लेकिन अगर कुछ काम ही नहीं होगा तो आगे क्या कर सकते? कितना दिन लेके इनको बैठेंगे और मतदाता का गाली खाएंगे? अच्छा ये बताइए, आप बीजेपी, आपने कहा कि प्री पोल अलायंस में थी शिवसेना बीजेपी के साथ, सत्ता परिवर्तन होता है तो सीएम कौन होगा? अभी वो जो जिसका मेजोरिटी है, मान लीजिए, हम तो चाहेंगे एकनाथ शिंदे जी हो, क्योंकि वही काम करने वाला आदमी है। हमें कोई दिक्कत नहीं अगर शिंदे साहब होता है तो। आप ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम होने चाहिए सत्ता परिवर्तन होने के बाद? हाँ, होने चाहिए, इसलिए तो हम लोग उनके पीछे हैं। और देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे बीजेपी में फिर? नहीं, अभी वो उनका, देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे वो मैं बताना जरूरी नहीं है। हम लोग शिंदे साहब को मतलब उनके ऊपर भरोसा रखे, हम लोग उनके साथ है आज। अच्छा ये तो बताइए सदा सरवणकर जी, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, पर्दे के पीछे कुछ बातचीत तो हुई होगी ना? जब आप ये कह रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले सीएम हो, तो बात तो हुई होगी आपकी। पर्दे के पीछे तो हम लोग गए नहीं कभी। हम लोग सामने आके बात करते हैं, और हमने जो शिंदे साहब को बोला है कि ये सारे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला अपन रास्ता निकालेंगे, और जो मतदाता अपना है उनके लिए जो जो जरूरी है वो हर चीज होगा। मैं जिस रास्ता निकालने की बात की जा रही है उस पर आपसे डिटेल में बात करूंगी। संजय राउत का एक और स्टेटमेंट है जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झुकेगी नहीं शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना झुकेगी नहीं। ये पुष्पा स्टाइल में संजय राउत का जवाब है कि झुकेंगे नहीं। क्षमा नाही आणि चुकीला माफी नाही, आणि काही झालं तरी झुकेंगे नहीं। तो झुकेंगे नहीं ये कह रहे हैं संजय राउत। हेलो,
अभी वो झुकना है वाकना है उनका ये, मैं वो जो बोल रहे हैं उसके ऊपर मैं कैसा जवाब दूं? अभी झुकेगी नहीं तो खड़ा ही रहेंगे, अच्छा है ना मैडम? आप जय झुकने के महाराष्ट्र मूड का में हो हैं किधर? बातचीत? हम लोग और एक मीटिंग है, हाँ प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया सदा सरवणकर जी।